Welcome to Shreyansh Academy. This is Professor Meenal Udeshi Dedia. In this lecture, we are doing a quick revision of Accounting Standard 1. Let us start. AS1 का नाम क्या है? Disclosure of Accounting Policy. बच्चे हमेशा मुझे पूछते हैं कि मैम ये नाम याद रखना पड़ेगा क्या? Yes. अगर कोई क्वेश्चन AS1 पे आता है तो आपको स्टार्ट ही ऐसा देना पड़ेगा that as per AS1 disclosure of accounting policies in inverted commas following provisions da 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 da. Understood? सबसे पहले पॉइंट आता है व्हाट आर अकाउंटिंग पॉलिसी. अब बच्चों पूरे साल क्या होता है? कहने से बिल आया एंट्री मारा ही होता है. अकाउंटेंट के पास बिल आया एंट्री मारा, बिल आया एंट्री मारा. बट कहने से कुछ एंट्रीज ऐसी होती है जिसके बिल कभी आने ही नहीं वाले. लाइक फिक्स्ड असेट को अगर रीवैल्यू करना है आपको, मुझे बताओ क्या आपके पास बिल आएगा? नहीं. मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी इज सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड. कुछ रूल्स है जो आप फॉलो कर रहे हो. और अगर अकाउंट्स ने रूल बना दिया तो कहने से साथ में ये भी बताना पड़ेगा हाउ टू फॉलो द रूल्स. रूल्स टू बी फॉलोड को टेक्निकली बोला जाता है प्रिंसिपल, एंड हाउ टू फॉलो द रूल्स को टेक्निकली बोला जाता है मेथड्स. अब इसका कोई और एग्जाम्पल? यस. कहने से AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में एक रूल दिया गया है. व्हाट इज द रूल? द रूल इज दैट इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV. यानी ये बचपन से करते आ रहे हैं, बाबा लेवल शिपटे फाउंडेशन यही चल रहा है. दैट इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच इज. ये कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स दे दिए. कौन से? FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, VAM वेटेड एवरेज मेथड, specific identification method, standard cost method and retail price method. सेम वे AS10 का रूल है फिक्स्ड असेट को वैल्यू करो, तो उसके लिए दो मेथड दे दिए, हिस्टोरिक कॉस्ट मेथड एंड रिवैल्यूएशन मेथड. AS12 में बोला गया है दैट इफ यू रिसीव मनी फ्रॉम गवर्नमेंट टू अक्वायर एनी फिक्स्ड असेट देन यू कैन यूज आइदर ऑफ द टू मेथड, दैट इज रिकॉर्ड आइदर एट ग्रॉस और रिकॉर्ड एट नेट. वैसे ही हर AS कोई ना कोई रूल के बारे में बात करता जाएगा और साथ में ही आपको मेथड देता जाएगा हाउ टू फॉलो दैट पर्टिकुलर रूल. सो व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी? प्रिंसिपल प्लस मेथड. अब क्वेश्चन आता है कि आया क्यों? AS1 का जरूरत क्या था? AS1 का नाम क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. मतलब यहाँ पे ये एम्फोसाइज करे डिस्क्लोजर करो. तो क्वेश्चन है ये क्यों करना है डिस्क्लोज? व्हाट इज द नीड? व्हाई AS1? एग्जाम्पल लेके समझ. समझो ये कोरोना में मेरे पास कुछ काम तो था नहीं, तो मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया. क्या है मेरा बिजनेस? मैं चाय बेचती है. मेरा टपरी है नीचे, ठीक है. तो मैं चिल्लाती रहती है चाय 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 चाय, 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, गरम है गरम है गरम है गरम है. अब मेरे बिजनेस का सेल इज 100 रुपीज़ पर एनम. मैम इतना ही सेल से आप समझ सकते हो कि मैं कितनी अच्छी कुक है. ओके. मेरे स्टूडेंट ने भी सामने ही टपरी खोल दिया, आपने सामने टपरी खोल दिया, आपका भी सेल्स हो रहा है 100 रुपीज़. मेरा परचेज आ रहा है 80, आपका भी परचेज आ रहा है 80. दोनों का ही ओपनिंग स्टॉक नहीं है, अभी ताज़ा ताज़ा गरम गरम बिजनेस स्टार्ट किया है. मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है, आपके पास भी क्लोजिंग स्टॉक है. मैं क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कर रही हूँ यूजिंग FIFO, जिसके वजह से मेरा क्लोजिंग स्टॉक आया समझो 100. आप क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कर रहे हैं यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आया अज्यूम 90, जिसके वजह से मेरा GP आएगा 120 और आपका GP आएगा 110. क्या इसका ये मतलब है कि मेरी चाय अच्छी थी? भाई बेटियों ये हो ही नहीं सकता. क्या मेरा सेल ज़्यादा था? नहीं. क्या मेरा परचेज कम है? नहीं. कहने से वो सब तो अपना सेल, तो अपना GP क्यों लगाया? बिकॉज वी हैव यूज डिफरेंट मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन. अगर मैं FIFO यूज कर रही हूँ, मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं गलत हूँ? नहीं. अच्छा तो आप गलत हो ना VAM यूज करके? नहीं. चलिए सर, FIFO इज अ परमिटेड मेथड बाय AS2, VAM इज ऑल्सो परमिटेड मेथड बाय AS2. हम दोनों ही सही है, बट कहना से अपने प्रॉफिट्स कंपेरेबल नहीं है, अपने बुक्स कंपेरेबल नहीं. इसीलिए AS ने क्या बोला कि बॉस तुमको जो करना है करो, दैट इज ओके. कि FIFO भी अलाउड है और वेटेड एवरेज भी अलाउड है. फर्स्ट मैंने अपने नोट्स टू अकाउंट्स में चिल्ला चिल्ला के लिख दो कि इन्वेंट्री के लिए यू हैव यूज्ड FIFO, कि इन्वेंट्री के लिए यू हैव यूज्ड वेटेड एवरेज,
तो आपका शेयर होल्डर समझ जाएगा कि आपका प्रॉफिट अलग क्यों आ रहा है. अंडरस्टूड? इफ आई कैन सम दिस अप, every business is working in a different environment, because of which different accounting policies would be appropriate. If I use one accounting policy which is allowed by some accounting standard, use some other accounting permitted by, we both are correct but books are not compared, because of which there is a need for disclosure. इसलिए आया AS1. अंडरस्टूड? ओके. अब पॉइंट आता है कि मैम ये सब तो ठीक है, अब डिस्क्लोजर है क्या? थर्ड पॉइंट इज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? एएस ने ये चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए अपने सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. दैट इज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड इनसिग्निफिकेंट अकाउंटिंग. सिग्निफिकेंट नाम से ही पता चलता है. बताओ, इंपॉर्टेंट के लेस इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट. दैट मीन्स इट इज मटेरियल. इनसिग्निफिकेंट मतलब इमटेरियल. मैंने मेरे बिजनेस में इस बार स्क्रैप नहीं बेचा. अगर बेचा तो मैंने कौन सा मेथड यूज किया? बताओ. मेरे शेयर होल्डर को ये बात में इंटरेस्ट है क्या? नहीं. मैं ऐसा नहीं बोल रही स्क्रैप रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, रिकॉर्ड तो होगा, बट उसके लिए कौन सा मेथड यूज किया ये सब बताने का जरूरत नहीं है. अगर इस साल मैं स्क्रैप ना बेचूं तो क्या मेरे शेयर होल्डर गुस्सा हो जाएंगे? आपने स्क्रैप नहीं बेचा, कट्टी. ऐसा होगा नहीं. दीज आर इनसिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज बिकॉज ऑफ विच नो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड. क्योंकि अगर आपने इसको भी डिस्क्लोज कर दिया ना तो आपका नो स्टॉक अकाउंट से एकदम खिचड़ी हो जाएगा. आपका शेयर होल्डर ढूंढते ढूंढते ही मर जाएगा कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्या और लेस इंपॉर्टेंट क्या. सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब आपने फिक्स्ड एसेट के डेप्रिसिएशन के लिए कौन सा मेथड यूज किया, क्या आपने उसको रीवैल्यू किया कि नहीं किया, यानी ऐसे ये सब मटेरियल बातें हैं. आपने क्लोजिंग स्टॉक के लिए कौन सा मेथड यूज किया, ये भी मटेरियल. अमोर्टाइजेशन के लिए कौन सा मेथड यूज किया, कहने से ये भी मटेरियल. अगर ये सब मटेरियल है तो इसका डिस्क्लोजर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए. तो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड एट वन प्लेस in financial statement, that is notes to account. Understood? Okay. अब पॉइंट आता है फैक्टर्स टू बी कंसिडर while choosing an accounting policy. कौन से फैक्टर्स है? तो फैक्टर्स दैट यू हैव टू कंसिडर while selecting accounting policy. ये देने का जरूरत क्यों पड़ा? बहुत सिंपल है. हर एएस ने प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए एक मेथड दिए कि बहुत सारे बच्चों. अगर आप बहुत सारे मेथड्स दे देते हो तो कहने से साथ में आप कंफ्यूज भी कर देते हो कि कौन सा मेथड. सबसे पहले तो मेरे को बताना सिलेक्ट कौन करता है अकाउंटिंग पॉलिसी, ऑडिटर के मैनेजमेंट? मैनेजमेंट. ऑडिटर सिर्फ सलाह दे सकता है, सिलेक्ट मैनेजमेंट ही करेगा और सलाह भी हम तब देंगे जब हमसे मांगा जाए. समझा? अब अगर मैनेजमेंट ये करेगा तो वो तो सोचने में रह जाएगा भाई कौन सा मेथड यूज करो, कौन सा मेथड यूज करो. इसीलिए इन लोग ने क्या बोला, हम बताते रुको. ये चीजों को कंसिडर करना और जो ये सब के क्राइटेरिया में बैठ जाए वो मेथड तुम यूज कर लेना. तो प्राइमरी फैक्टर्स एंड सेकेंडरी फैक्टर्स. प्राइमरी फैक्टर क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू. जो भी मेथड आपको ट्रू एंड फेयर व्यू दे वही मेथड यूज होना चाहिए. सेकेंडरी फैक्टर्स स्पैम और स्कैम. क्या मैम? देखते हैं. एस इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म. P or C is prudence, which is also known as conservatism. A जबरदस्ती डाला है मैंने and M materiality. सबका मतलब समझ सिंपल है. सबसे पहले जाते हैं अपन S पे, सब्सटेंस ओवर फॉर्म. इसका मतलब है रियलिटी ओवर लीगैलिटी. एग्जाम्पल, समझो एक लड़की है रिया, ठीक है. उसने एक प्रॉपर्टी खरीदी महेश से. ओके. तो प्रॉपर्टी उसने ट्रांसफर कर दिया 25 मार्च 2020. प्रॉपर्टी रिया को मिल चुका है.
ठीक है। अब रिया का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब था कि महेश ने बोला भाई तू आज ही पैसा दे दे, आज ही पैसा दे दे, क्रेडिट कार्ड से आज ही पैसा दे दे। तो रिया ने उसी दिन पैसे दे दिए 5 करोड़। बट लॉकडाउन की वजह से इनका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कभी बना ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फाइनली बना 10th of November 2020। अब आप मुझे बताओ ये प्रॉपर्टी का सेल का एंट्री महेश के बुक्स में कब आना चाहिए, 25th of March या 10th of April, 10th of November? टेल मी। कैन आई से रियलिटी में सेल हो गया था 25th of March को, क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर्टी दे दिया, पैसे आ गए, कहने से सेल हो चुका है। ये 10th of November को जो हो रहा है कहने से वो खाली लीगैलिटी कंप्लीट हो रहा है, मतलब लीगल फॉर्म में कंप्लीट हो रहा है। Substance over form means what? Reality over legality. Because of it, this transaction should be recorded on 25th of March. Self. Understood? Okay. Next, prudence, conservatism. Prudence क्या बोलता है? सिंपल हिसाब है इनका। इनका बोलना क्या है, आपके बुक्स में हो सकता है या तो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट या हो सकता है एंटिसिपेटेड लॉस। तो अगर आपके बुक में एंटिसिपेटेड प्रॉफिट आ रहा हो उसे छुपा दे, डोंट रिकॉर्ड, डोंट डिस्क्लोज। बट इफ यू हैव एंटिसिपेटेड लॉसेस देन रिकॉर्ड इट। एग्जाम्पल बहुत सिंपल। अब आप एक ही साल से सीए इंटर ही पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा आपके बैच का, आपके अटेम्प्ट का, क्यों? डिले ही होता जाता है, डिले ही होता जाता है, फाइनली अब आ गया। अब एक साल से वही 8 सब्जेक्ट घड़ी घड़ी पढ़ रहे, घड़ी घड़ी पढ़ रहे, आपके 10 रिवीजन हो चुके हैं। मैम 10 रिवीजन? हाँ आई एम किडिंग, आई नो 15-20 हो गए रहेंगे, बट अज्यूमिंग 10 तो हुए ही है। अब आपको श्योर है कि आपको रैंक आने ही वाला है। अब मेरे को एक बात बताओ, पेपर्स होने के पहले, रिजल्ट होने के पहले क्या पूरे मोहल्ले में बता दोगे मुझे रैंक आने वाला है, मुझे रैंक आने वाला है, मुझे रैंक आने वाला है? नहीं ना। क्यों? कि अगर नहीं आया तो बाबा इज्जत का कचरा हो जाएगा। सेम इज ओवर योर। एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स मतलब फ्यूचर के प्रॉफिट्स है, क्या कंपनी को आज ही अपने शेयर होल्डर्स को बता देने चाहिए? क्योंकि एएस क्या बोलता है, 2 लफड़े हो जाएंगे। लफड़ा नंबर 1 कि अगर आपने बता दिया तो आपने एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर दिया, और कल जाके अगर आप ये एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ समथिंग, तो शेयर होल्डर समझेगा नहीं, वो जाके शेयर मार्केट में आपके प्राइस का धूमधा, आपके शेयर मार्केट में प्राइस एकदम कम हो जाएंगे। और दूसरा, अगर आप एंटिसिपेटेड प्रॉफिट आज ही रिकॉर्ड कर लेते हो तो प्रॉब्लम क्या होगा, आपका प्रॉफिट आज झाड़िया पाड़िया हो जाएगा मेरे जैसा, जिसके वजह से क्या होगा, कहना इसे आपको डिविडेंड देना। शेयर होल्डर क्या बोलेगा, ओ इतना प्रॉफिट, डिविडेंड 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 डिविडेंड। जो प्रॉफिट कमाया ही नहीं है क्या आप उस पर डिविडेंड दे सकते हैं? देंगे, पर शेयर होल्डर तो नहीं। इसलिए यस क्या बोला, सिंपल है, फ्यूचर का प्रॉफिट बताने का नहीं, बट अगर फ्यूचर में लॉस है तो बता दो, एंटिसिपेटेड लॉसेस आर रिकॉर्डेड। बट इसके साथ साथ है ना, इन्होंने एक और लाइन डाल दिया कि कंजर्वेटिज्म के नाम पे ना गलत गलत एक्सपेंस रिकॉर्ड मत कर देना। मीन्स अगर आपके हिसाब से प्रोविजन 2% होना चाहिए, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कंजर्वेटिज्म में 50% प्रोविजन बनाए। नो, यू कैन नॉट इन्फ्लेट योर प्रोविजन बिकॉज इन द नेम ऑफ कंजर्वेटिज्म। अंडरस्टूड? ओके। नेक्स्ट मस्त एकदम, मटेरियलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल? So, if the nature or amount of any transaction is such that it can influence, rather I can say change the decision of users of financial, then that transaction is material. Means सिंपल है, समझो आप रास्ते पे चल रहे हैं, आपको 500 का नोट दिखा, मेरे को बताओ आप उठाएंगे चलते बनेंगे? चलते बनेंगे, बड़े लोग 500 चिंदी। तो आप चल रहे थे, 500 का नोट देखने के बाद भी आप झुके हो के नहीं, आप चलते रहे, कहने से आपका डिसीजन चेंज के सेम सेम। दैट मीन्स 500 फॉर यू इज इमटेरियल चिंदी। मैं रास्ते पे चल रही थी, मुझे 500 का नोट दिखा, क्या लगता है आपको, उठाऊं कि चलती बनूं? ये मैं कूद जाएगी। तो मैं चल रही थी, 500 देख के मैं कूद गई, कहने से माई इंटेंशन, माई डिसीजन चेंज्ड फ्रॉम वॉकिंग टू जंपिंग। तो मेरे को बताओ 500 मेरे लिए मटेरियल के चिंदी? मटेरियल। चलो मैं तो 500 में आउट हो गई, अब खुद थोड़ा बड़ा अमाउंट लेते हैं आपको आउट करने के लिए। अज्यूम करो आपकी मम्मी ने आपको 2 लाख रुपए दिया है,
कुछ बच्चे हंस रहे, क्या मैम सुबह झगड़ी है मुझसे, 200 के लिए झगड़ी है, 2 लाख का बात करते, अरे किसी और को देने के लिए दिए, अज्यूम कर रहे। समझो आपकी मम्मी ने आपको 2 लाख रुपए दिए, आपको एक जगह पे पहुंचाने थे, आपने ऑब्वियसली ओला किया, ओला में आप बैठ के जा ही रहे थे, आप उतर गए, बस एक गलती हो गया, 2 लाख ओला थोड़ा रह गया। अब एक बात बताओ, आपका ओला वाला फ़ोन तो उठा नहीं रहा और मम्मी का घड़ी घड़ी कॉल आ रहा है, क्या आप मम्मी का फ़ोन उठा सकते हैं? क्या मम्मी का फ़ोन उठा के ऐसे सीधा बोल सकते हैं 6 लाख बेब्स 2 लाख घूम गया? नहीं बोल सकते, राइट? क्या लगता है आपको मम्मी आपको घर पे लेगी? आज आपका कोई इंटेंशन है घर पे जाने का? नहीं, कहने से अब तो ऐसा लग रहा है राशन कार्ड से भी नाम कट जाएगा। अब आप मेरे को बताओ, आप कहने से डिलीवर करके सीधा घर ही जाने वाले थे, बट अब क्या आप जा सकते हो? नहीं, डिसीजन चेंज। अगर चेंज हो गया तो 2 लाख आपके लिए मटेरियल के चिंदी, मटेरियल। बट अगर मैं बोलूँ आपके जगह पे आकाश अंबानी था और आपकी मम्मी के जगह पे नीता अंबानी है, आकाश ने 2 लाख घुमा दिए, तो आपको क्या लगता है नीता अंबानी घर पे नहीं लेगी? रादर वो बोलेगी सिर्फ 2 ही लाख कमाया, हाउ चीप, मैं अपने किटी पार्टी में क्या बोलेगी, हाँ मेरे को बताओ अंबानी इसके लिए 2 लाख मटेरियल के चिंदी है, चिंदी। बट आपके और मेरे लिए 2 लाख मटेरियल के चिंदी, मटेरियल। इससे क्या समझ आता है पता है? मटेरियलिटी एक सब्जेक्टिव टर्म है, आप उसको कभी डिफाइन नहीं कर पाओगे कि ये अमाउंट मटेरियल होता है। मीन्स 5,000 किसी कंपनी के लिए मटेरियल हो जाएंगे, बट किसी कंपनी के लिए चिंदी हो जाएंगे। तो मटेरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। अंडरस्टूड? तो आई रिपीट, क्या था ये? कौन से फैक्टर्स डिसाइड करने हैं वाइल सिलेक्टिंग एन अकाउंटिंग पॉलिसी? कौन से फैक्टर्स देखने हैं? प्राइमरी है ट्रू एंड फेयर व्यू, सेकेंडरी है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, रियलिटी को देखो लीगल फॉर्म को नहीं, प्रूडेंस, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट इग्नोर्ड, एंटिसिपेटेड लॉस रिकॉर्डेड। मटेरियलिटी, कोई भी एक अमाउंट को हम डेफिनेट नहीं कर सकते कि ये मटेरियल फॉर एवरी एंट्री, तो इट्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। अब पॉइंट आता है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या होगा? फंडामेंटल अकाउंटिंग, पहले तो आप मेरे को बताओ कौन से होते हैं फंडामेंटल? 3 है, बचपन से कर रहे हैं ये भी, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल एंड, शॉर्ट में सबका मीनिंग बता देते हैं। सबसे पहले आता है कंसिस्टेंसी। क्या होता है मैम कंसिस्टेंसी? क्या होता है? सेम अकाउंटिंग पॉलिसी ईयर आफ्टर ईयर। मीन्स अगर इस साल मैंने मेरे इन्वेंट्री के लिए किया फीफो, तो नेक्स्ट ईयर भी फीफो, बार बार फीफो, लगातार फीफो, सालों साल फीफो। अक्रूवल, इनकम रिकॉर्डेड व्हेन अर्न्ड, एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड व्हेन इनकर्ड। समझो मैंने आपको गुड्स बेचे हैं 10,000 के, कितने गए? 10,000। आपने बोला मैम थोड़ा क्रेडिट दे दो, मैंने बोला तू थोड़ा तो पैसा दे दो, तो लास्ट में अपन अग्री हुए कि 2,000 आप अभी दोगे और 8,000 1 साल बाद। अब मेरे को एक बात बताओ, आपके पॉकेट से आज कितने गए? 2,000, तो आपके लिए एक्सपेंस कितना है? 10,000। 2,000 नहीं 10,000। क्यों? 2 पेड 8 पेएबल। मुझे आज कितने मिले? 2,000। मेरे लिए इनकम कितना है? 2,000 के 10, 10,000। 2 रिसीव्ड 8 रिसीवेबल। देखो मैंने गुड्स तो 10,000 के दिए ना, तो मैं सेल्स थोड़ी 2,000 का रिकॉर्ड करूंगी, कैसे सेल्स 10 का रिकॉर्ड होगा जाएगा। Understood? So income recorded when earned, not when received. Expense recorded when incurred, not when paid. Going concern, ये बहुत इजी है, बट अगर मैं आपको डेफिनेशन पूछती हूँ ना, आप एक ही चीज़ बोलते हैं और वो बहुत ही बेहुदा डेफिनेशन देते हैं आप मुझे। क्या? बिजनेस चलता जाएगा बार बार लगातार सालों साल इन्फिनिटी तक। गार्बेज। टेक्निकली इसको बोला जाता है दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोरसीएबल फ्यूचर। ये वर्ड फोरसीएबल फ्यूचर इज डिफाइंड एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 570, जिसमें बोला गया है दैट फोरसीएबल फ्यूचर मीन्स एटलीस्ट 12 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द, मतलब इफ मीनल लिमिटेड इज प्लानिंग टू शट डाउन द बिजनेस आफ्टर 3 years, तो आपके डेफिनेशन के हिसाब से तो बार बार लगातार सालों साल नहीं हो रहा है, तो आप मुझे बोल दोगे कि मैम गोइंग कंसर्न नॉट फॉलोड। बट अब टेक्निकली देखो, क्या आज 31 मार्च को मेरे बिजनेस को 12 महीना दिख रहा है? हाँ, अगर 12 महीना दिख रहा है तो इस साल गोइंग कंसर्न है। हाँ, बट अगर मैं ऐसा बोलूँ दैट मीना लिमिटेड इज प्लानिंग टू शट डाउन द बिजनेस इन 2 months, मेरा चाय का डबरी 2 महीने में बंद होने वाला है,
अब मेरे को बताओ, गोइंग कंसर्न फॉलोड और नॉट फॉलोड? अब पॉइंट आता है कि ये सारे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस का हम डिस्क्लोजर कैसे करें, तो इसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या होगा? वापस एग्जाम्पल लेके समझो ये फेस टू फेस लेक्चर्स चल रहा है, ओके, जय कोरोना वो हो नहीं रहा, बट ठीक है, अज्यूम करते हैं फेस टू फेस लेक्चर चल रहे हैं और एक बंदा है जो हमेशा ही लेट आता है, हर लेक्चर में लेट है, हर क्लास में एक बच्चा तो ऐसा होता है, तो समझो वो लेट एंट्री मारा क्लास में, ठीक है, और उसने शर्ट पैंट पहना है, तो मेरे को बताओ क्या सब बच्चे उसके बारे में गॉसिप करेंगे कि इसने शर्ट पैंट पहना, शर्ट पैंट? क्यों यार? अगर कोई बंदा अगर क्लास में एंट्री मारता है तो वो तो अज्यूम्ड है ना यार, शर्ट पैंट तो, अरे यार कहना ऐसे ऑब्वियसली वो शर्ट पैंट पहन के ही एंट्री मारेगा ना। बट समझो उस दिन उसको पता नहीं क्या हुआ, रणवीर सिंह की शायद आत्मा वात्मा आ गई उसके, और वो स्कर्ट पहन के क्लास में एंट्री मार, शॉर्ट स्कर्ट एकदम ढिंचक लग रहा है, ओके। अब अगर वो बंदा क्लास में लेट आता है और वो भी स्कर्ट पहन के, अब मेरे को बताओ लोग उसके बारे में गॉसिप करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। कहने से मुझे छोड़ के उसको देखने लगे, सच बताओ मैं भी पढ़ाना छोड़ के उसको ही देख रहे, ये क्या हो गया, सब लोग ये बग 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 बग, गुजराती लोग ये आजो आजो। अब मेरे को एक बात बताओ, लड़के का शर्ट पैंट पहनना नॉर्मल कि अबनॉर्मल? नॉर्मल, तो उसके बारे में गॉसिप होता है। बट वही लड़का अगर स्कर्ट पहन के आ जाता है तो मेरे को बताओ नॉर्मल है कि अबनॉर्मल है? अबनॉर्मल, तो गॉसिप होता है कि नहीं होता है? होता है। सेम इज ओवर योर, दीज आर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, मतलब ये अज्यूम्ड है, ये फॉलो होने ही वाले हैं। कोई कंपनी बिजनेस कंटिन्यू करेगा तो बताने का जरूरत है? रिलायंस हर बैलेंस शीट में लिखेगा नेक्स्ट ईयर में बिजनेस कंटिन्यू, अरे वो सबको पता है। तो अगर सबको पता है मीन्स ये नॉर्मल है, इफ दीज थिंग्स आर followed it is normal, and if it is normal no need for this, no disclaimer. बट अगर यहीं पे मैं आपको बोल दूं दैट फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions आर नॉट फॉलोड, मतलब एक लड़का स्कर्ट पहन के आ गया, फ्रॉक पहन के आ गया, कुछ भी ऐसा वियर्ड पहन के आ गया, अब मेरे को बताओ लोग गॉसिप करेंगे कि नहीं करेंगे? तो नीड फॉर डिस्क्लोजर, यस और नो? यस, देयर इज अ नीड फॉर disclosure at one place in financial statement, that is to understood, मीन्स अगर आप बिजनेस बंद करने वाले हो तो बड़ी बात हो जाती, बड़ी बात हो गई तो बता दो, कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करोगे तो बता दो, अक्रूवल फॉलो नहीं करोगे तो क्लियर, ओके। तो दीज वर फंडामेंटल अकाउंटिंग। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं विच इज द सेकेंड लास्ट पॉइंट, कंग्रेचुलेशन, इज चेंज इन अकाउंटिंग। सबसे पहले तो मेरे को आप एक बात बताओ, क्या मैं इन्वेंट्री में फीफो फॉलो करी थी तो वैम पे जा सकती हूँ? यस और नो? यस। बट कहने से अगर ऐसा मैं करूंगी तो कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं होता, आई एम नॉट फॉलोइंग, एंड इफ आई डोंट फॉलो कंसिस्टेंसी कैन आई से आई एम डूइंग अ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल, एंड अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो नहीं हुए तो क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज, श्योर देयर इज अ नीड इन। अब क्या क्या डिस्क्लोज करेंगे? पहला ओल्ड पॉलिसी, दूसरा न्यू पॉलिसी, तीसरा अमाउंट ऑफ चेंज, चौथा इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। ठीक है, इफ आई से दैट माय कंपनी वाज फॉलोइंग फीफो फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, दिस ईयर दे वांट टू शिफ्ट फ्रॉम फीफो वेटेड एवरेज, पहले मेरा इन्वेंट्री था 1,60,000, अब मेरा इन्वेंट्री आ रहा है 1,70,000, चलो डिस्क्लोजर बता दो। ओल्ड पॉलिसी फीफो, न्यू पॉलिसी बैम, अमाउंट ऑफ चेंज 10,000, और इन्वेंट्री बढ़ा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, कैन आई से इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, अंडरस्टूड। साथ में एस ने बोला अगर आपको अमाउंट ऑफ चेंज नहीं पता है, अगर आपको अमाउंट ऑफ चेंज नहीं पता है तो ये दोनों चीजें आप मत बता, इसके जगह पे रिप्लेस इट विद रीजंस क्यों आपको अमाउंट नहीं, रीजंस वाई doubts, okay, last one, finally disclosure is not for
inappropriate, मुझे नहीं करना फॉलो फीफो वेटेड एवरेज। आई एम वैल्यूइंग माई इन्वेंट्री यूजिंग मीनल मेथड। बताओ राइट के गार्बेज गार्बेज, बट मुझे कोई फ्रॉड भी नहीं करना मेरे शेयर होल्डर्स के साथ। तो मैंने क्या किया, मैंने ना नोट्स टू अकाउंट्स में लिख दिया है कि भाई मेरे को फीफो वेटेड एवरेज नहीं जम रहा, मैं मीनल मेथड कर रही हूँ। अभी भी मेरे को बताओ, अगर मैंने डिस्क्लोज कर दिया तो भी राइट के गार्बेज, जैसे डबल गार्बेज, जस्ट बिकॉज डिस्क्लोज कर दिया इसका ये मतलब नहीं सही हो गया। वही लिखा है देखो, इन लोग ने क्या बोला है, डिस्क्लोजर इज नॉट अ रेमेडी फॉर इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। मतलब कुछ गलत करके अगर आप जस्ट उसको डिस्क्लोज कर देते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सही। So this was AS1. Thank you.